दोस्तों नमस्कार। 51 बरस पहले जब देश में इमरजेंसी लगी, उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की मौजूदगी थी। लेकिन सही मायने में उस वक्त शायद किसी कांग्रेसी को इसका एहसास नहीं था कि दरअसल इमरजेंसी का मतलब भारत में होता क्या है और राजनीतिक धारा इस देश की कैसे बदल सकती है और विपक्ष की राजनीति कैसे एक झटके में सत्ता पर आकर खड़ी हो जाएगी। कमोवेश यही स्थिति मंडल कमंडल के आंदोलन के दौर की थी, यानी तकरीबन 36-37 बरस पहले। किसी को इस बात का एहसास ही नहीं था कि दरअसल मंडल कमंडल की राजनीति इस देश में एक राजनीतिक बदलाव की दिशा में पूरे समाज को ले जाकर खड़ा कर देगी और इस देश के भीतर की आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों परिस्थितियां इस देश की राजनीति को अपने इशारे पर नचाना शुरू कर देगी। और ध्यान दीजिए, इमरजेंसी के बाद के हालात हो या फिर मंडल कमंडल आंदोलन के बाद की स्थिति हो, कोई समझ वाकई उस वक्त नहीं पा रहा था कि आने वाले वक्त में इसका असर कैसे किस रूप में होगा। यानी ये तीन घटनाएं बहुत खुलकर बतलाती है 2026 में उस दौर की राजनीति नहीं देख पा रही थी, नहीं समझ पा रही थी आने वाले वक्त में उनके अपने निर्णय, अपने आंदोलन और अपनी पॉलिसी से क्या असर होगा। और संयोग देखिए, 2026 में बहुत कम लोग को याद होगा इमरजेंसी का मतलब क्या था। 36-37 बरस पहले मंडल कमंडल की राजनीति बहुत कम लोगों को याद होगा वाकई उसके मतलब मायने क्या थे। और 1991 का आर्थिक सुधार, शायद इसका एहसास भी बहुत कम लोगों को होगा कि भारत के भीतर कैसे एक मार्केट इकोनॉमी को सत्ता ने किस रूप में खड़ा कर दिया, जहां आवारा पूंजी बड़ी महत्वपूर्ण हो गई। लेकिन अब आप 2026 में खड़े हैं और यहां से शुरू होता है भारत के उस जेनजी का जिक्र, जिस जेनजी ने भारत की राजनीति को क्या अब बदलने की परिस्थितियों में लाकर खड़ा कर दिया है। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम राजनीतिक दल जिस जिस राजनीति के आश्रय अभी तक चल रहे थे बीते 50 वर्षों में, वो पूरी राजनीति बदल चुकी है। कांग्रेस की राजनीतिक तौर तरीके हों या फिर कमंडल की राजनीति हो या फिर मंडल से निकली हुई राजनीतिक दल हो, कोई मायने नहीं रखता है मौजूदा वक्त में उस छात्रों के सामने, उन युवाओं के सामने, उस जेनजी के सामने जिसके सामने उसका अपना भविष्य मौजूदा वक्त की राजनीति पर दांव पर लगा दिया गया है। यह परिस्थिति तो इससे पहले कभी नहीं थी। तो क्या इस दौर में जाति की राजनीति खत्म होती है, धर्म के नाम की राजनीति खत्म होती है और जिस आर्थिक सुधार या बाजार अर्थव्यवस्था के आश्रय जिस इकोनॉमी को दिखलाया गया, वो इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं अब उस पराकाष्ठा पे पहुंच चुकी है जहां के बाद नए प्रयोग अगर इस देश में नहीं हुए तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। और कुछ भी नहीं कहने का मतलब शायद पहली कतार इस देश के एजुकेशन सिस्टम की है, दूसरी कतार इस देश के हेल्थ सिस्टम की है, तीसरी कतार इस देश के भीतर में आवाजाही यानी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर है और चौथी परिस्थिति इस देश के भीतर रोजगार को लेकर है। और उसके बाद इस देश के भीतर का हर वो सेक्टर, चाहे वो कोर सेक्टर हो, चाहे उस कोर सेक्टर से हटकर इस देश के प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र हो रहा हो, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के दायरे में भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन का आप जिक्र सोच रहे हो, चाहे इस देश में ढहते हुए सार्वजनिक उपक्रम और पनपता हुआ निजीकरण आपकी आंखों के सामने नाच रहा हो, ध्यान दीजिए तो यह पूरा सिस्टम एक लिहाज से ढहता हुआ सबको दिखाई दे रहा है। और इस ढहते हुए सिस्टम के बीच वो कौन सी आवाज होगी जिस आवाज के आश्रय आप अपनी ही राजनीति को बदलने की दिशा में निर्णय ले लें। यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि 17 साल का एक छात्र सामने आता है और कहता है इस देश के भीतर परीक्षा जो सीबीएसई कराती है, और वो आज से नहीं करा रही है, बरसों बरस से करा रही है,
उसके भीतर क्या बड़ा पेंच आ चुका है। उसी करप्शन, उसी सिस्टम, उसी फ्रॉड और उसी नेक्सस के आश्रय जिस कतार में यह पूरी राजनीति इस देश में पनपती चली गई। निर्णय कौन लेगा? कन्वेंशनल पॉलिटिक्स या पारंपरिक राजनीति की जगह अब भारत में है या नहीं है, यह सवाल महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की जोड़ी बीजेपी में हिट है, जो आरएसएस को भी हाँकने की दिशा में बढ़ चुकी है। लेकिन यह तमाम चीजें उस वक्त हो रही है जिस वक्त भारत के सामने सबसे बड़ा आर्थिक संकट मंडरा रहा है। इस वक्त भारत दुनिया में बिल्कुल अलग थलग पड़ा है, यानी आजादी के बाद पहली बार एकदम से अलग। कोई पड़ोसी आपके साथ खड़ा हुआ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया के विकसित और सुपर पावर आपको पूरे तरीके से दोहना चाहते हैं। कोई तेल बेचना और बिकवाना चाहता है, कोई हथियार बेचना और बिकवाना चाहता है। इस दौर में जो भी डील होती है वो सिर्फ उस पूंजी के इर्द गिर्द है जिसमें भारत कभी खड़ा हो नहीं पाया। लेकिन इस दौर में मौजूदा राजनीतिक सत्ता की क्या यह मजबूरी है जहां पर वो समझौता करने निकल पड़ी है? फिर लौटिए उस स्थिति में इस देश के भीतर जो 15 से 30 बरस की उम्र है, उसमें इस देश के 42-47% युवा आते हैं। उनकी हथेली खाली पड़ी है, उनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय हिम्मत के। उस हिम्मत के जिस हिम्मत को खत्म कर दिया गया इस देश के भीतर सत्ता द्वारा डर दिखाकर। और परिस्थितियां तो ऐसे भी हो गई कि कोई भी कितना बड़ा रईस ही क्यों ना हो और कोई भी किसी भी रूप में किसी प्रोफेशनलिज्म से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, हर किसी को डर दिखाया गया। लेकिन अंधेरा जब गहराने लगा तो ये छात्र खड़े हो गए और इन्होंने एक नई राजनीतिक परिस्थितियों को जन्म देने की ठान ली है। क्या? यह तो बहुत अभी छोटा सवाल है। बड़ा सवाल यह है कि इस देश में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अगर उनके आप रिचुअल पॉलिटिक्स को समझे, परंपरागत राजनीति को समझें, तब आप समझ जाएंगे कि ममता बनर्जी क्यों हार गई। तब आप समझ जाएंगे तेजस्वी यादव क्यों हार गए, या इस देश के वो तमाम क्षत्रप, वो चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे स्टालिन हो, और जो चाहे अखिलेश यादव ही क्यों ना हो, और चाहे इस दौर में कांग्रेस पार्टी ही क्यों ना हो, और आने वाले वक्त में पंजाब के बाद तो केजरीवाल या आम आदमी पार्टी जो खुद उस आंदोलन से निकली जहां जनता ने उसे खड़ा किया, उसके साथ इस देश की जनता खड़ी हो गई। लेकिन जब आप आज उसको पढ़ना शुरू करते हैं तो आपके जहन में यह बात जरूर होगी, अच्छा उस वक्त धोखा हो गया। लेकिन सेंटिमेंट्स बड़े प्योर थे। इस देश को जरूरत थी एक बदलाव की, लेकिन वो बदलाव भी उसी दिशा में जिसकी जमीन ही फ्रॉड थी। विनोद राय सीएजी एक फ्रॉड सिस्टम के आश्रय चीजों को खड़ा कर रहे थे। इस देश के भीतर में जो होम सेक्रेटरी हैं वह इस देश के भीतर रायसीना हिल्स पर एक लड़की के बलात्कार की घटना के बाद छात्रों का हुजूम उमड़ा तो उसको राजनीतिक तौर पर तब्दील करने में लग गए। अलग अलग खांचे हैं, जब आप उसको परखना शुरू करेंगे तो आज की तारीख में आपको सब फ्रॉड लगेगा। और जब सब फ्रॉड लगेगा तब नया सवाल होगा, क्या इन राजनीतिक दलों की उम्र पूरी हो गई, या इन राजनीतिक दलों के भीतर कोई नेता भी बचा है जो आने वाले वक्त में इस देश के युवाओं के साथ खड़ा हो पाए। हो सकता है यह सवाल एक झटके में किसी नेता की आपको याद ना दिलाए, लेकिन बीते दिनों एक बात तो है कि राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और उसके बाद जब नीट के पेपर लीक हुए, सीबीएसई का कांड हो गया, इस देश के भीतर छात्रों का आक्रोश उफान पर मारने लगा। इस देश के प्रोफेशनल्स लोग ध्वस्त होते हुए दिखाई देने लगे। हर जगह जब परेशानी आने लगी तो वो शख्स पारंपरिक राजनीति को छोड़कर एक नई लीक बनाने की दिशा में संबंध बनाते हुए आगे बढ़ने लगा। यानी राहुल गांधी के जरिए कोई परिवर्तन हो जाए यह सोच नहीं आई, लेकिन राहुल गांधी उस परिवर्तन को आत्मसात कर लें और उन्हीं से कहें कि आप परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़िए, हम साथ खड़े हैं। तो क्या मौजूदा वक्त की राजनीति इस देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को उस मुहाने पर खड़ा कर चुकी है जहां पर सत्ता ही नहीं बल्कि विपक्ष और इस देश के तमाम छत्रपों को लगने लगा है
कि उनकी राजनीति तो ढह गई, क्योंकि इस देश का युवा अब अगर राजनीतिक बदलाव की दिशा में ऐलान आह्वान करता है तो उसमें जाति मायने नहीं रखेगी, धर्म मायने नहीं रखेगा, क्लास मायने नहीं रखेगा, पैसा मायने नहीं रखेगा। वहां मायने रखेगा वो बदलाव जिस बदलाव में इस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से ही लूट कर इस देश की राजनीति खड़ी हो गई। तो इसके दो पहलू बहुत साफ हैं। एक पहलू तो इस देश के जनजी के जरिए पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन को क्या देख रहा है, और दूसरी स्थिति है क्या देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस और उसको संभालने वाले नेहरू गांधी परिवार की चौथी पांचवी पीढ़ी राहुल गांधी, क्या वो मान चुके हैं कि अब वो कांग्रेस नहीं चल पाएगी, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता अभी भी नहीं मान पा रहे हैं कि उनकी पॉलिटिक्स नहीं चल पाएगी, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को यह लगने लगा है कि अगर जनजी एक पॉलिटिकल फॉर्म में इस देश के भीतर पॉलिटिकल रिफॉर्म या ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में आ गया तो उनका क्या होगा। पहले राउंड में विपक्ष और बीजेपी आपस में लड़ते हैं, साथ भी खड़े होते हैं। एक वक्त ममता बीजेपी के साथ थी, आज बीजेपी ने उन्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। बीजेपी ने हर उसको ढा दिया जो साथ खड़ा था। उसमें तीन नाम खुलकर सामने आते हैं, एक उद्धव ठाकरे, दूसरा नीतीश कुमार और तीसरा बादल परिवार। इन तीनों से बीजेपी हट चुकी है और उसकी अपनी राजनीतिक सत्ता इस देश में चमक रही है। लेकिन नया सवाल और संकट इस देश के भीतर जब चौतरफा आकर खड़ा हो गया, तब जेनजी के सामने यह सवाल है कि इस राजनीति में हम कब तक अपने आप को उलझाए रखें। धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, और इन परिस्थितियों में देश के भीतर आर्थिक संकट, रोजगार होना नहीं, तो एक पूरी की पूरी पीढ़ी जो इस देश का लगभग 47% है, उसके सामने एक बड़ा संकट है। अब वो क्या करे। और शायद इसी उस परिस्थिति के भीतर राहुल गांधी की मौजूदगी को सत्ता और विपक्ष दोनों के सामने एक ऐसे आईने के तौर पर खड़ी हो गई जहां दोनों घबराने लगे हैं। इसीलिए सवाल यह नहीं है कि कल 12 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, उसमें 23 राजनीतिक दल शिरकत करेंगे, लेकिन उस शिरकत के बीच में डीएमके नहीं होगा, उसने साथ छोड़ दिया। सीपीएम केरल से आवाज लगा रही है, बिल्कुल नहीं, ये हमारे खिलाफ नारे लगा रहे थे चुनाव में, हम कैसे आएंगे। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल दोनों का नाम इस दौर में जनता दल यूनाइटेड के संजय झा ने यह कहकर ले लिया। जब इंडिया गठबंधन बना था उस वक्त ममता बनर्जी और केजरीवाल ही थे जो नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार कन्वीनर बने, और उन्होंने अड़ंगा लगा दिया, उन्होंने नाम उछाल दिया मल्लिकार्जुन खड़गे का। कांग्रेस बैकफुट पर आ गई, और कांग्रेस के भीतर से यह जानकारी निकल कर आती है कि दरअसल उस दौर में ममता और केजरीवाल प्लान्ड वे में सबोटेज कर रहे थे। ये कांग्रेस के बड़े नेता का कहना है। अगर इस परिस्थिति में भारत की राजनीति आकर खड़ी हो चुकी है तो फिर इसके दो अलग अलग मतलब भी हैं। पहला मतलब तो यह है, क्या इस देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अब डर चुकी है। उसे डर है क्योंकि सबसे ज्यादा डर जिस राजनीतिक सत्ता ने पैदा किया 240 सांसदों के आने पर, तो एक कल्पना आप कर सकते हैं अगर उसके पास 240 नहीं बल्कि जो नारा दिया गया था अब की बार 400 पार, तो 400 पार होते तो क्या होता। वो तो किसी भी दिशा में बढ़ सकती थी। 240 है तब इस देश के भीतर डर और खौफ है। 400 होता तो परिस्थिति अलग थी। शायद इस 240 के साथ अब नया सवाल है कि 229 तक के बीच में हर वो काम करना है, और हर वो काम करने का मतलब है चुनाव किसी दूसरे को जीतने नहीं देना है। तो यहां पर दो मैसेज और साफ हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, पंजाब में अरविंद केजरीवाल, इन दोनों की हार तय है। अगर दोनों की हार तय है तो इस देश के भीतर छत्रपों की परिस्थिति पूरे तरीके से खत्म हो गई। हालांकि आप एक नाम यहां पर जरूर लेंगे, हेमंत सोरेन का, लेकिन झारखंड की पहचान दलित राजनीति के साथ है। बीजेपी और कांग्रेस के पास कोई ऐसा दलित चेहरा नेता है नहीं जो उस तरीके से बात कर सके। यहां तक तो बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की मुश्किल तो यह भी है,
वो दलितों के साथ तो संवाद बना लेते हैं, लेकिन आदिवासियों के साथ, जो आदिवासी स्टेट झारखंड है, उसके साथ वो संवाद भी नहीं बना पाते हैं। इसीलिए सोरेन परिवार विरासत को संभालते हुए आगे बढ़ रहे हैं। टकराव वहां भी होगा, टूट वहां भी होगी, मुश्किल वहां भी आने वाली है, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। लेकिन भारत की राजनीति का बड़ा चेंज इस दौर में जनजी के हिस्से में जा रहा है। और जब आप जनजी देख रहे हैं तो इसके पैरेलल में आपको उन मुद्दों को अब समझना होगा जो 2022 के बाद से इस देश में उफान मारते हैं। उसमें कॉरपोरेट का नेक्सस, अंबानी अडानी का खुला नाम राहुल गांधी निशाने पर लेते हैं। और यह बात वो अडानी के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ताल्लुकात रहे हो या फिर अंबानी के शादी विवाह के मौके पर हर पॉलिटिकल पार्टी के भीतर का नेता उस समारोह में जाता रहा हो, चाहे वो कांग्रेस का भी क्यों ना हो, यानी छत्रपों की कतार तो चली ही गई। वो पूरा का पूरा पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो है, जो पूरे तरीके से पॉलिटिकल नेक्सस के आश्रय उस पूंजी पर टिका था जिस पूंजी की जरूरत मौजूदा राजनीति को होती है। इसीलिए अंबानी अडानी के इर्द गिर्द इस देश के छत्रप और दूसरी पॉलिटिक्स पार्टी लगातार चलती रहती है। अब उसमें क्रैक आएगा, क्योंकि जेनजी जानता है अंबानी का मतलब क्या है, अडानी का मतलब क्या है। वो जानता है इस दौर में जो नेक्सस होता है कॉरपोरेट और सत्ता का, इसके मतलब मायने क्या होते हैं। वो जानता है इस दौर में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीस, वो जानता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज का महंगा होना, वो जानता है इस देश में बड़े बड़े कॉरपोरेट भी कोई ऐसा प्रोडक्शन करते नहीं है जहां इस देश की जनसंख्या के लिहाज से वो रोजगार दे सके। यानी एक पॉलिटिकल टर्न की स्थिति में जो इमरजेंसी के बाद एक झटके में आया, मंडल कमंडल के बाद निकल कर आया, इस देश के इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद निकला। और एक लिहाज से कहें तो गुजरात के राइट्स मैसेकर भी कहते हैं बहुत सारे लोग। 2002 के बाद बीजेपी और संघ परिवार की नई नई प्रयोगशाला जो गुजरात से निकली मध्य प्रदेश पहुंची, मध्य प्रदेश से निकली तो उसने कदम बढ़ा दिए उत्तर प्रदेश के भीतर में और एक नई प्रयोगशाला उसने शुरू की। लेकिन क्या ये मौका, ये दौर और 2026 इन सब से हटकर एक नई पॉलिटिकल सिचुएशन को इस देश में खड़ा करेगा? पहले पॉलिटिकल पार्टीज आपस में झगड़ा करेंगे, जो कर रहे हैं। किसी को नहीं पसंद कि जेनजी और राहुल गांधी मिल जाएं। आम आदमी पार्टी अभी भी यह मानकर चलती है कि यह आंदोलन तो उसका है, यह आंदोलन नहीं, लेकिन यह आंदोलन की सोच तो उसकी रही। लेकिन वो ये कतई नहीं मानती है कि दरअसल उस पॉलिटिकल सत्ता के साथ क्या क्या कुछ जुड़ते चला गया और उसकी खुद की हरकत जिस रईसी में समाती चली गई वह उस पारंपरिक नेताओं की फहरिस्त में ही उन्हें भी कहीं खड़ा कर देती है, जिसमें वो अलग से दागदार नहीं दिखते बल्कि उनके साथ ही खड़े नजर आते हैं, जिससे इस देश के युवाओं में एक गुस्सा है। इसके भीतर के मर्म को अगर आप समझना शुरू करें, संकट कितना भयानक है और किस रूप में यह भयानक है, हमें लगता है हम आपको एक आवाज सुनाते हैं। यह आवाज इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रयागराज के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वहां के डीएम मनीष कुमार वर्मा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो जानकारी दे रहे हैं कि 8, 9, 10 कल परसों तरसों 3 दिन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट रिटन एग्जाम होना है। हर दिन 2-2 शिफ्ट होंगे, हर शिफ्ट में 16,000 छात्र आएंगे, कुल मिला के लगभग 1 लाख छात्रों कोई परीक्षा ये होनी है। एक परीक्षा सामान्य सी होनी है, पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा होनी है। लेकिन हमारा सिस्टम और हमारी व्यवस्था और पॉलिटिकल नेक्सस कितना सड़ चुका है, इसका अंदेशा इस बात से लगाइए कि उस परीक्षा को कराने के लिए बायोमेट्रिक लग रहा है, सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, महिला पुलिस और पुरुष पुलिस सभी की मौजूदगी है। इतनी बड़ी तैयारी एक परीक्षा को अमल में करने के लिए, कोई गड़बड़ी ना हो जाए। यह गड़बड़ी हुई थी नीट से, सीबीएसई से, इस देश में परीक्षा लीक होने से, बेरोजगारी से, छात्रों के सड़क पर उतरने से लेकर। फिर भी इनकी बात तो सुन लीजिए, तब आप हैरत में आएंगे। इस देश के भीतर 1 लाख छात्र परीक्षा देने जा रहे हैं प्रयागराज में पुलिस कांस्टेबल को लेकर, और तैयारी अगर ऐसी है तो सिस्टम चरमरा चुका है। हर सेंटर पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और सेक्टर मजिस्ट्रेट भी लगाए गए।
इसके अलावा कई लेयर्स में सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से सुरक्षा की व्यवस्था, प्रॉपर फ्रिस्किंग के लिए वहाँ पे महिला सिपाही और जो पुलिस फोर्स के जवान हैं उन सबको तैनात किया गया है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा हर जगह पे इंस्टॉल किए गए हैं। बायोमेट्रिक डिवाइसेस हर सेंटर पे रहेंगी। कोई भी व्यक्ति किसी और के स्थान पर एग्जाम नहीं दे सकता है, क्योंकि बायोमेट्रिक डिवाइसेस के माध्यम से उनकी पहचान तुरंत हो जाती है। लगातार हमारे कुछ मोबाइल स्क्वाड हैं, वो भी भ्रमणशील रहेंगे और ट्रेजरी से सुरक्षित पेपर ले जाने का और वापस लाने का भी पूरा व्यवस्था हम लोगों ने कर लिया है। मुश्किल तो यह है कि अब स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन हो या फिर यूपीएससी का एग्जाम हो, गड़बड़ियां वहां भी होने लगी। यानी जिस परीक्षा को देने के बाद डीएम लोग बनते हैं और मौजूदा वक्त के डीएम बतला रहे हैं कि हम पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा अब ठीक ठाक हो जाए, यह मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। परिस्थितियां कहां से चली थी, कहां पहुंच गई, शायद इसीलिए छात्र और इस देश का जेनजी इस बात को समझ रहा है कि इस देश के भीतर सारी पूंजी जो स्टेट की थी उसको कॉरपोरेट के हाथों में कैसे और क्यों दिया गया। वह पोर्ट्स हो, वह एयरपोर्ट हो, वह रेलवे हो, वह सड़क हो, वह इस देश की माइनिंग हो, इस देश का पावर सेक्टर हो, इस देश का कम्युनिकेशन हो, इस देश की मंडी ही क्यों ना हो, इस देश के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, इस देश का रिटेल सेक्टर ही क्यों ना हो, सब कुछ कॉरपोरेट के हवाले कर दिया गया। और वो कॉरपोरेट मुनाफे के साथ बाजार में सामान लेकर आएगा, उसका नेटवर्थ बढ़ेगा, इस देश पर महंगाई का बोझ पड़ेगा। मुनाफा ही कमाना है तो यह मुनाफा होते होते परिस्थिति एग्जाम, परीक्षा, एजुकेशन, हेल्थ सबसे जुड़ती चली गई। वो पढ़ा लिखा तबका समझ तो रहा है जो कल जंतर मंतर पर जमा हुआ था। हम बार बार कह रहे हैं उसकी संख्या पर मत जाइए, उस सेंटिमेंट को अब समझने की कोशिश कीजिए। उसमें कोई चेहरा नहीं है, उसमें कोई पारंपरिक राजनीति के मुद्दे भी नहीं है, उसमें कोई ऐसी घटना भी नहीं है जिसको आप अतीत के सहारे जोड़ पाए। नेहरू से लेकर अभी तक इस देश के भीतर छात्रों का आंदोलन, मंडल के वक्त छात्र निकलकर जरूर आए थे और इंदिरा गांधी की सत्ता को हटाने के लिए इमरजेंसी के वक्त जिस समय जयप्रकाश नारायण ने बिहार से आंदोलन शुरू किया, पटना यूनिवर्सिटीज के छात्र जरूर निकलकर आए थे, कुछ बीएचयू के छात्र और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र भी उसमें शरीक होते चले गए थे। लेकिन इस देश के भीतर अब यूनिवर्सिटी का सवाल नहीं है, स्कूल का सवाल नहीं है, कॉलेज का सवाल नहीं है, सवाल है कि पूरा सिस्टम ही ध्वस्त हो गया और वहां पर आक्रोश है। अब आप कल्पना कीजिए कि इस परिस्थिति के भीतर प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट मिनिस्टर मनसुख मांडविया कहते हैं कि देखिए, यूथ फॉर विकसित भारत का कन्वेंशन हमने किया, उसमें इस देश के चमकते दमकते युवाओं को हमने सम्मानित किया। कल इस देश ने देखा जंतर मंतर पर और पूरी दुनिया के भीतर जो भारत के जेनजी को लेकर सवाल है वो 4 सवालों तले रेंग रहा है कि युवा परेशान है, परीक्षा, एजुकेशन, फ्रॉड, घोटाले में तब्दील हो चुकी है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, अवसर की कमी इतनी हो गई है कि जो ऑनलाइन पढ़ते अब वो सड़क पर आने लगे हैं, और इन सब के बीच जवाबदेही कोई नहीं लेता है। और जहां पर जवाबदेही कोई ले रहा है या नहीं ले रहा है, जो पर न्याय मिलना चाहिए, उस न्यायपालिका के भीतर सीजीआई भी इस देश के भीतर युवाओं को कॉकरोच अगर कहते हैं तो यह सवाल बढ़ा है। लेकिन फिर भी जरा मंत्री को देख लीजिए, वो कितने खुश हैं। यूथ फॉर विकसित भारत कन्वेंशन का आज आयोजन हुआ। इस कन्वेंशन में माय भारत के वॉलंटियर जो यूपीएससी क्लियर करे हैं, ऐसे युवाओं का सम्मान करा गया, युवा एथलीट का सम्मान करा गया, युवा कंटेंट क्रिएटर का सम्मान करा गया, युवा स्टार्टअप का सम्मान करा गया, और उसके ही आइकॉन विक्रांत मैसी जो हमारे जाने माने कंटेंट क्रिएटर भी है, फिल्म कलाकार भी है, मैथिली जी उपस्थित रही जो यूथ आइकॉन भी है और यूथ लीडर भी है और विधायक भी है। अमन गुप्ता जो एंटरप्रेन्योर्स है वो भी उपस्थित रहे।
हो सकता है अब आपके जहन में एक सवाल हो कि इसी राजनीति को तो विपक्ष को हराना है। बिल्कुल नहीं। इस राजनीति को विपक्ष की राजनीति नहीं हरा सकती है, जो कि कन्वेंशनल अभी तक चल रही थी। इसलिए नहीं हरा सकती है क्योंकि वहां भी उतना ही करप्शन है, उन्हीं हाथों में सत्ता है, कोई तौर तरीके बदले नहीं है। अडानीज की तस्वीर आपको रेवंत रेड्डी के साथ भी मिलेगी, गहलोत के साथ भी मिलेगी, ममता बनर्जी के साथ भी मिलेगी। इन राज्यों में उनके अलग अलग योजनाओं को जगह दी गई, यह भी आपके सामने होगा। सवाल यह है वो पूरे सोच को बदलने का क्या राजनीतिक तौर पर यह देश तैयार है। लेकिन विपक्ष की राजनीति अभी भी वहीं फंसी हुई है। संजय राउत कहते हैं जो कांग्रेस से निकल कर गए वो वापस कांग्रेस में आ जाएं, तो उससे क्या होगा? यानी करप्शन की अलग अलग धाराएं सब मिल जाएं और उसके बाद आप चुनौती दे दीजिए, बीजेपी को हरा दीजिए। यह देश अब उस राजनीतिक परिवर्तन को नहीं देख रहा है जहां चुनाव से जीत जाएं। यह देश एक ट्रांसफॉर्मेशन को देख रहा है कि अब परिस्थिति बिल्कुल इतनी विकट है कि आपको उसको बदलना होगा। ममता बनर्जी कल तक निशाने पर लेती थी, इंडिया गठबंधन को फेल करने में लगी रही, अब वो हार गई तो उनकी जरूरत कांग्रेस है। कमोवेश हर छत्रप की यह जरूरत हो सकती है, लेकिन अब भी यह कोई नहीं समझ पा रहा है कि इस देश के भीतर का पॉलिटिकल मिजाज तभी तक बीजेपी के साथ है जब तक वो अपने वोटर खुद तय करते हुए चुनाव जीतने की परिस्थिति में है। यानी एसआईआर और इलेक्शन कमीशन का जिक्र आप कर सकते हैं। यहां पर बीजेपी की सत्ता या मोदी शाह की सत्ता तभी तक है जब वो खुद ही अपने वोटर तय करें और उन्हीं के जरिए गिनती हो और वो चुनाव जीत जाएं। तो वो जो डेमोक्रेसी का पूरा पिलर था वो तो झटक दिया जा चुका है। ठीक वैसे ही जैसे इस देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है वो पूरी परिस्थिति बदल दी गई। अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्यों बनाए जाते हैं और उसके जरिए दुनिया के अलग अलग देशों से हटकर भारत एक बिल्कुल अलग अनोखा देश क्यों है जिसने गुट निरपेक्ष बना लिया। ना तो वो अमेरिका के पास गया ना रशिया के पास गया, उसने इस देश के साथ पूरी दुनिया को नए सिरे से खड़ा करना चाहा, उसको भी ध्वस्त कर दिया गया। पड़ोसियों के साथ संबंध बनाने के लिए सार्क का निर्माण क्यों हुआ था, उसको भी ध्वस्त कर दिया गया। किसी भी दुनिया की ताकतवर देश के पीछे भारत खड़ा कैसे हो सकता है? भारत अपने आप में ताकतवर देश है। भारत के भीतर का इंटेलेक्चुअलिज्म जिसको ब्रेन ड्रेन के तौर पर पूरी दुनिया देख रही है, दुनिया के कई देशों में प्रमुख पदों पर भारतीय ही हैं। हम अपने तौर पर खुद को इसलिए नहीं खड़ा कर पाए क्योंकि मौजूदा पॉलिटिकल सत्ता इतनी करप्ट और इतनी लिजलिजी होती चली गई कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। और अब उसी जेनजी के सामने सवाल है। और जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस के भीतर भी सवाल है। कांग्रेस के पारंपरिक नेता भी समझ नहीं पा रहे हैं ये कौन सी राजनीति कर रही है। तो लगता है जैसे सत्ता चाहिए ही नहीं, या ये सोचते हैं जिस दिन बीजेपी हार जाएगी उस दिन सत्ता मिल जाएगी। जी नहीं, ये परिस्थिति कुछ ऐसी है जिसमें इस देश की राजनीतिक परिस्थितियों को, इस देश को ही बदलना है। उसकी अगुवाई कौन करेगा ये बात की बात है, लेकिन वो परिस्थिति आ तो जाए। और वो परिस्थिति कैसे आएगी जब इस देश के राजनीतिक प्लेयर खुद को मान लें कि हम कोई प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं है बल्कि उस राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की सोच के साथ खड़े हैं जहां पर इस देश के लोगों को खड़े होना है। इसीलिए तो 17 साल का बच्चा अगर सीबीएसई की गड़बड़ियों को बतला रहा है, नीट के छात्र निकलकर अब नारे लगाने की स्थिति में आकर खड़े हो गए हैं। उन्हें खौफ नहीं है कि ईडी आ जाए, सीबीआई आ जाए, यूपीए लग जाए या फिर एफआईआर कोई दर्ज हो जाए, कैरियर चौपट हो जाए। अब उस डर से वो धीरे धीरे निकल रहे। कब तक इस राजनीति में फंसे रहेंगे? शायद यही वो परिस्थिति है जिसको लेकर सत्ता से लेकर विपक्ष और छत्रपों की पूरी कतार डरी हुई है। यह डर कांग्रेस के भीतर भी होगा क्योंकि राहुल गांधी अपने तौर पर अगर कांग्रेस में भी बदलाव कर रहे हैं तो वो चाह रहे हैं कि एनएसयूआई का छात्र निकल कर अब सड़क पर आए, यूथ कांग्रेस निकल कर आए, उन्हीं परिस्थितियों को उठाए, एक बताए तो सही कि इस देश में हो क्या रहा है। इसीलिए ये डर है और ये ऐसा डर है जिसने सबकी नींद उड़ा दी है, वो सत्ता हो या विपक्ष हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।